हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो है उत्तराखंड पीसीएस का, जो कि हमारा 3 अप्रैल को होने जा रहा है। और ये टेस्ट सीरीज़ है आपकी ध्येय आईएएस की, है ना। ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज़ है। हमने एक टेस्ट सीरीज़ कर रखी है, एक पहला जो टेस्ट पेपर है वो कर रखा है। आज जो हमारा टेस्ट पेपर है वो 2 नंबर का है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट सीरीज़, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन न्यूट्रॉन के संदर्भ में असत्य है ना। तो न्यूट्रॉन के लिए जो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है वो बताना है। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा, है ना, जिससे कि हम टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें लास्ट टाइम में, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपकी एक तरह से रामबाण है, ठीक है। तो आप इसको करके जाइए और हमारी जो क्लासेस हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो हमने बनाई थी उत्तराखंड की, तो वो आप वो देख के जाइए। तो जो ये टेस्ट पहला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन के संदर्भ में कौन सा असत्य है, तो वो बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो होगा आपका कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो ये आपका गलत ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा कि ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, धनावेशित कण होता है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्फुरदीप्त पदार्थ का उदाहरण है ना। एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस कौन सा है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है, तो ये होगा वैलियम सल्फाइड, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, वैलियम सल्फाइड, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप होते हैं, है ना, रूप ले सकते हैं या होते हैं, ये बताना है कि जो माणिक्य और नीलम होते हैं वो केमिकल फॉर्म्स कर सकते हैं किस चीज़ की, ठीक है। तो ये बताएं आप किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, है ना, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा क्या, इसका होगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें गलत बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित किया गया है। तो वो है आपका सोडियम सल्फेट, जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एप्सम साल्ट, ठीक है। तो फेरस सल्फेट हरा कसीस, आयरन सल्फाइड झूठा सोना, फरेस एल्युमिनियम सल्फेट आपका मोहर लवण, ठीक है। अगला है, जीव विज्ञान की निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत रुधिर का अध्ययन किया जाता है, ब्लड का किस एजुकेशन में, पढ़ाई में, कौन सी ब्रांच में पढ़ाई की जाती है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका सही है, हेमाटोलॉजी, ठीक है। हेमाटोलॉजी में आप ब्लड का मतलब स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, किसे आप प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो वो होता है आपका बी ऑप्शन इसका है, राइबोसोम। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपका, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें कौन से आइसोटॉप्स का यूज़ किया जाता है। तो वो होता है आपका सोडियम 24, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सोडियम 24 एकदम सही आंसर है, सोडियम 24। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जल संक्रामक होता है ना। वाटरबोर्न डिसीज कौन सी होती है। तो वो होती है आपकी ट्यूबरक्लोसिस होती है, नहीं यही नहीं होती है, बाकी का टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए होते हैं, ठीक है। तो मतलब 1, 2 और 4, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन है आपका, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क जो कि पुर्तगाली था, के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन है। जब हम हिस्ट्री की क्लास आप हमारी देखिएगा, हिस्ट्री के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें, तो आपको वहाँ से ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, जिसका इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा उसके लिए सत्य है वो बताना है आपको। तो वो कौन सा है, वो है आपका कि इसने 1510 ईस्वी में गोवा के सम्मत बंदरगाह पे अधिकार कर लिया था, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अवध के नवाबों के उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आपको 4 नवाब दे रखे हैं और फिर बताना है कि कौन सा किस ऑर्डर में सही लगा हुआ है। तो आपको सही ऑर्डर में अगर बताना होगा तो सेकंड शहादत खां फर्स्ट, फिर उसके बाद सफदरगंज सेकंड पे डाल दीजिए इसको, फिर उसके बाद शाहजौदौला थर्ड और आसफुद्दौला ये फोर्थ। तो आपका ये ऑप्शन ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार पहले स्थान पर आती है? तो कौन सी ऐसी घटना है जो सबसे पहले हुई थी इन चारों घटनाओं में से? तो आपको पता होना चाहिए कि वह घटना कौन सी है। वो घटना है आपकी खेड़ा आंदोलन, सबसे पहले हुआ है इसमें, क्योंकि जो खिलाफत आंदोलन है, चौरी चौरा कांड है, स्वराज पार्टी है, वो 1920 के बाद हुई। 1923 में आपकी स्वराज पार्टी हुई है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन काफ़ी बाद हुआ है। ये सारी की सारी खेड़ा आंदोलन सबसे पहले हुआ है। फिर 12वां क्वेश्चन है आपका, सूची एक तरफ संस्था दे रखी है, एक तरफ उसके संस्थापक दे रखे हैं। प्रार्थना समाज है, इसमें आपको मिलाना है कि कौन सा सूची मेल करके आपको सेट करके उसके कोड दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो प्रार्थना समाज है वो रेनाडे जी की है, तो आप रेनाडे जी के साथ मिला दें उसे। तो रेनाडे जी के साथ मिला दीजिए प्रार्थना समाज को, ठीक है। नामधारी आंदोलन किसके साथ हो गया? नामधारी राम सिंह के साथ हो गया। हिंदू कॉलेज आपका हो गया हेयर जी के साथ और सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट। तो आपका ये चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, धन का बहिर्गमन सिद्धांत के सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया और वो किस लेख के माध्यम से दिया गया है ना? कौन से लेख में उस चीज़ का जिक्र मिलता है? तो वो मिलता है आपका इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड, इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच से होकर गुजरती है? तो ऐसी कौन सी लॉन्गिट्यूड है जो कि आपके उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 100 डिग्री आपकी पश्चिमी देशांतर, वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, एक तरफ देश दे रखे हैं, एक तरफ उनकी राजधानी दे रखी है। आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है। तो कोस्टारिका की जो राजधानी है वो कौन सी है, और टोबैगो की कौन सी है, बारबाडोस की कौन सी है, हैती की कौन सी है? तो ये आपको बताना है। ये आपको अगर हम बताएं कि जो कोस्टारिका है उसकी सैन जोस है, और आपका 15, ठीक है, सैन जोन्स है। और फिर आपका अगर टोबैगो की देखी जाए तो पोर्ट ऑफ स्पेन है। फिर बारबाडोस की देखी जाए तो वो आपकी ब्रिजटाउन है, और हैती की जो देखी जाए वो पोर्ट ऑफ प्रिंस है, ठीक है। तो कोस्टारिका की आपकी सैन जोन्स हो गई, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की आपकी पोर्ट ऑफ स्पेन हो गई, हैती की पोर्ट ऑफ प्रिंस हो गई, और बारबाडोस की ब्रिज टाउन हो गई। तो मतलब आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को जोड़ती है? तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है, जो आपकी गल्फ स्ट्रीम है, जो स्ट्रेट है, वो कौन सी है? वो है आपकी यूकाटन जल संधि, है ना। यूकाटन स्ट्रेट है वो। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, यूकाटन स्ट्रेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भू अवरुद्ध देश है ना, भू अवरुद्ध है? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो लैंडलॉक है? तो इन 5 कंट्रियों में से कौन सी कंट्री है? तो वो कंट्री है आपकी बोल्विया है, यस। पुराग्वे है, यस। आपकी कोलंबिया है, नहीं, कोलंबिया नहीं है। स्विट्ज़रलैंड है, यस। अज़रबैजान है, यस। तो आपकी 4 कंट्री हुई, बोल्विया, पराग्वे, स्विट्ज़रलैंड और अज़रबैजान। इसमें कोलंबिया नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही होगा, 1, 2, 4, 5, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में निम्नलिखित जलप्रपातों में से उनके उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर का मतलब हो गया ऊपर से नीचे की ओर, है ना। तो इसमें बताना है एंजल, नियाग्रा और विक्टोरिया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस एरिया में पड़ते हैं। तो ये पड़ते हैं आपका, अगर हम मिलाएं कि नियाग्रा सबसे ऊपर पड़ता है, फिर एंजल पड़ता है, फिर विक्टोरिया पड़ता है, ठीक है। तो आपका हो गया सी ऑप्शन इसका करेक्ट। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थानों में से कौन सा एक महाराष्ट्र में स्थित है? तो जो महाराष्ट्र में आता है वो आता है आपका कौन सा? दाइमाबाद। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दाइमाबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है वो चुन के बताना है। सिंधु सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कर्ता के थे, ठीक है। दूसरा है, सिंधु सभ्यता के लोग देवी देवताओं का पूजन किया करते थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देवी देवताओं का पूजन किया करते थे, लेकिन कोई लिपि नहीं मिलती है। तो केवल 2 सही है, इसीलिए 1 गलत।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त का संबंध है, तो पुरुष सूक्त का जो संबंध है वो किससे है? पुरुष सूक्त का संबंध है वर्ण व्यवस्था से, तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो दिया गया उपदेश था उनका, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका धर्म चक्र परिवर्तन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जो कि सारनाथ में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शहबाई द्वारा रचित पदों का अंकलन किया गया है? तो जो मीर अब्दुल बाकी शहबाई थे, उनके जो पदों का अंकलन है वो किस मुगल बादशाह के कॉइन्स पे मिलता है? वो मिलता है आपके कौन से मुगल बादशाह के? औरंगजेब के। ठीक है, औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जोबिनिशाह द्वारा दिल्ली में बैतुल उल उलेम नामक पुस्तकालय की स्थापना की गई। जोबिनिशाह थी, तो जोबिनिशाह कौन थी ये आपको बताना है। तो जोबिनिशाह थी आपकी औरंगजेब की बेटी। ठीक है, औरंगजेब की बेटी थी जोबिनिशाह, जिन्होंने दिल्ली में बैतुल उलेम के नामक एक लाइब्रेरी बनवाई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन, जो कि है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के नाम से जो जाना जाता है वो है आपका कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच है ना, चार्ल्स वुड डिस्पैच आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका है कौन सा? वो होगा आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। एनी बेसेंट ने स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कहा था कि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। दूसरा, आर्य समाज के द्वारा वर्ष 1822 में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभा की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर चुनना है कि कौन सा असत्य है, असत्य बताना है। तो असत्य इसमें कौन सा है? आपका असत्य हो जाएगा इसमें सेकंड वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, आर्य समाज के द्वारा 1822 में ये गलत है, लेकिन श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा ये सही बात कही गई है कि दयानंद सरस्वती के बारे में इन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा है कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां। बंगाल विभाजन को निम्नलिखित में से किस नेता ने निर्मम भूल की संज्ञा दी थी? तो निर्मम भूल की जो संज्ञा दी थी वो दी थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, बंगाल विभाजन जो कि 1905 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वायसराय ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत मार्च 1947 तक अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भारत छोड़ने का सुझाव दिया था? तो ये जो सुझाव दिया गया था वो दिया गया था आपके लॉर्ड वेबल के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड वेबल के द्वारा ये सुझाव दिया गया था, तो बी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर बताइए। ठीक है, पहला है, एक दी हुई समयावधि के कीमतों और मौद्रिक आय दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित हो जाती है। दूसरा है, कारण उसका बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय के प्रति संतुलित कर देती हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, इकोनॉमिक्स से हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है कि जो कथन ए है और कथन कारण आर है वो दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या सही करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि दर को दर्शाता है? तो प्रति व्यक्ति आय की जो धीमी वृद्धि दर है उसको दर्शाने के लिए जो चीज़ बताई जाती है वो होती है आपकी उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, किस चीज़ को बताने के लिए? आपके प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि दर को दर्शाने के लिए उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट किया गया था? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन आपका स्टार्ट किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, तो आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्मों पे विचार करें। एक तरफ आपके बोर्ड दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उसका क्या दे रखा है? सिटी दे रखा है कि वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कहाँ पे है। तो आप देखिए इसमें राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है आपका, वो कहाँ पे है?
तो वो है आपका हैदराबाद, एकदम सही, एकदम सही है। राष्ट्रीय कॉफ़ी बेंगलुरु, फिर काफ़ी चाय, राष्ट्रीय चाय आपका कोलकाता, ये भी एकदम सही, तीनों ही सही हैं। तो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 33वां क्वेश्चन। निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है ये बताना है आपको। इसका उद्देश्य व्यक्ति के अपराध करने से रोकता है। दूसरा, सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 4 महीने तक अभिरक्षा से निरुद्ध कर सकती है। तो आपका जो ऑप्शन ए है, मात्र केवल एक जो है वो आपका सही होगा, ठीक है, कि इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है, ठीक है, ना कि ऐसा कि 4 महीने तक ही उसको सेव किया जाएगा, ठीक है। अगला है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद के द्वारा कानून बनाने की शक्ति कौन से आर्टिकल के बिहाफ पे संसद को मिलती है, ये बताना है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर 252 है, वो ये पावर देता है संसद को कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई भी लॉ बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 358 के लागू होने के आधार होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आधार होती है, कौन सी बात, वो होती है आपकी युद्ध या कोई भी बाहरी आक्रमण हो जाए तो आप कौन से आर्टिकल के तहत, 358 के तहत आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो किसने कहा है कि ये भारतीय संविधान जो इतना बड़ा है वो उसका एक दुर्गुण है और वकीलों के लिए स्वर्ग है। तो ये बात कही है आपके आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है, आइवर जेनिंग्स के द्वारा ये बात कही गई है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा दंड विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं। दूसरा, अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। तो ये इनमें से कौन सी बात सही है ये बताना है। तो ये बात आपकी ना तो एक सही है ना 2 सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अनुच्छेद 227 में वर्णित उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण शक्ति को किस बाद में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। तो ये जो बात कही गई है आर्टिकल 227 के तहत, वो किस में कही गई है, वो कही गई है आपके केशवानंद भारती वाद में, ठीक है, केशवानंद भारती वाद में ये बात कही गई है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर आता है। तो न्यूनतम साक्षरता दर पर जो सेकंड नंबर पर आता है वो आता है आपका कौन सा, वो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित स्टेट कौन सा है। तो वो यूटी कौन सा है, वो यूटी है आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। 2 लाइनें दे रखी हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार उसके अक्षांशीय विस्तार से अधिक है, ठीक है। तो देशांतरीय आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इस तरीके से होता है वो देशांतरीय होता है और जो इस तरीके से अक्षांशीय होता है। तो आपने कहा कि देशांतरीय विस्तार उसके अक्षांशीय विस्तार से ज़्यादा है। दूसरी लाइन, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको इसमें सही बताना है। तो आपका जो सही है वो एकदम सही बात है, दूसरी वाली ना कि पहली वाली, ठीक है। तो यूपी से होकर नहीं गुजरती है, वो आपके 8 स्टेट जो हैं वो अलग हैं, वो आपकी ज्योग्राफी की क्लास में बताया गया है, आप उसके लिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो एक तरफ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं और एक तरफ आपको उसका एरिया दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपके पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान, एकदम सही है। इंदिरा पॉइंट कार निकोबार ये गलत है। बैरन द्वीप मध्य अंडमान ये एकदम सही। तो 1 और 3 सही है, दूसरा पॉइंट गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 43वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। अन्नामलाई, नागरकोयल पहाड़ी, कार्डम पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। तो इन्हें दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नीलगिरी है वो सबसे ऊपर पड़ती है, फिर उसके बाद कौन सी पड़ती है बताएं, फिर उसके बाद पड़ती है आपकी
अन्नामलाई, देन उसके बाद पड़ती है कार्डमम और फिर नागर कोयल। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वो एकदम सही हो जाएगा, नीलगिरी सबसे ऊपर। अगला क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात है आपका नर्मदा नदी पर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, राष्ट्रपति अथवा संसद के द्वारा राष्ट्रपति शासन के समय बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के पश्चात प्रभावी नहीं रहता है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन जो इसमें दे रखा है वो आपका दूसरा वाला है कि राष्ट्रपति जब शासन लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन, उस समय जो मुख्यमंत्री के द्वारा चुनी हुई मंत्रिपरिषद होती है उसको समाप्त कर दिया जाता है। केवल 2 सही है, ना कि पहला भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं, है ना, कौन सी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी हैं किसी पोस्ट के लिए, उपराष्ट्रपति की पोस्ट के लिए? ठीक है, अनिवार्य हैं कौन सी, तो वो आपको बतानी है। वो हैं आपकी, वो 30 साल की एज को पूरा कर चुका हो, ओके। दूसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अहत हो, एकदम सही है। तो आपको पता है कि 35 साल होनी चाहिए, ये पहला तो गलत ही हो गया। फिर दूसरा है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अहर्त होता है, ये सही है। सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है इसका, तो 46 वाले का हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 47वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसमें समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो जो समाजवादी शब्द है वो जोड़ा गया है आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो वो आप जब पॉलिटी की क्लास देखेंगे तो उसमें आपको दिया गया है। ठीक है, समाजवादी, इसमें 42वां संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? तो जो शून्यकाल होता है वो कहा जाता है किसको? प्रश्नकाल के जो तुरंत बाद पूछा जाता है वो टाइम पीरियड शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो व्यक्ति अपनी विशेषताओं का प्रयोग करके गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों के कंप्यूटर का एक्सेस करता है वो कहा जाता है क्या? वो कहा जाता है आपका हैकर। ठीक है, हैकर कहा जाता है, तो उसे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों से होता है वह कौन सी है? तो एक क्वेश्चन बना कि सिर्फ एक नदी है जिसका उद्गम आपके मैदानों से होता है, बाकी का सारी का किसी के झील से होता है या किसी का हिमनद से होता है। तो कौन सी नदी है? तो वो नदी है आपकी गोमती। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम मैदान से होता है, पीलीभीत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दिए हुए कोट का सही उत्तर बताएं। कथन ए है धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल हानिकारक प्रभाव पैदा करती है। दूसरा, इसका जो कारण है यह ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों, अगर हम बोलें कि इसका एक तो स्पष्टीकरण नहीं करती है, और ये जो पहली बात है ना, कि केवल हानिकारक प्रभाव देती है, तो ये गलत है। दूसरा इसका सही है ना, तो ए ऑप्शन इज गलत, बी राइट है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृतिक स्रोतों के वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग उत्सर्जित होता है किससे? है ना, तो ये आपको बताना है ये किससे उत्सर्जित होता है, जो प्राकृतिक मीथेन होती है उसका। ठीक है, वो बताना है। तो आपको पता होगा कि जो वेटलैंड्स होते हैं, है ना, क्या वेटलैंड्स जो होते हैं, आर्द्र भूमियां, वहां से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ना, तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस और उनको बताइए। तो आपको पता है कि रेडियर जो झील है वो अमेरिका, ये गलत दे रखा है, बाकी के तीनों सही दे रखे हैं, तो यही ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है? तो मनुष्य के जो रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण होता है वो होता है उसके एंटीजेंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 55वां 55। रक्त का थक्का बनने में सहायक फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो रक्त का जो थक्का बनता है वो किसकी वजह से? फाइब्रिनोजेन की वजह से होता है। और वो कहाँ पे बनता है प्रोटीन, किसका कहाँ पे उत्पादन होता है उसका? तो ये जो होता है वो होता है आपके लिवर में। ठीक है, यकृत में होता है, यकृत इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
निम्न पर विचार करना है, कौन सा व्यक्ति उपयुक्त व्यक्तियों के साथ संबंध रखता है। रज़ा खां, गुलाम मोहम्मद, इलियास खान। शहनाई वादन से, सारंगी वादन से, सितार वादन से, तबला वादन से। तो इसका आंसर कैसे देंगे आप? तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो जो आंसर आएगा वो आएगा सी। ये सारे के सारे किससे हैं? सितार वादन से रिलेटेड हैं, सितार बजाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेलियोफोबस ऐसे पौधे को कहा जाता है जो होता है, क्या होता है हेलियोफोबस? वो होता है छायाप्रिय पौधा, जो शैडो लविंग प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं हेलियोफोबस। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें कि कौन सा कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है ना? डेसेरा, यूट्रिकुलोरिया, नेफेनेथिस, है ना? तो आपको बताना है कि कौन सा है। तो वो है आपका कौन सा? ये सारे के सारे पौधे ऐसे हैं जो कीट भक्षी पौधे हैं। ठीक है, डेसेरा भी है, यूट्रिकुलेरिया भी है, नेफेनेथिस भी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डी ऑप्शन का सही। अगला क्वेश्चन है, शब्द संक्षेप FICCI के अंतिम में आई किस रूप को निरूपित करता है ना? किस चीज़ को शो करता है आई? तो वो बताना है। तो आपका इंडस्ट्रीज़ को शो करता है। ठीक है, इंडस्ट्री को शो करता है आई। अगला है, अमृता देवी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो अमृता देवी जो पुरस्कार हैं वो किस चीज़ के लिए प्रदान किए जाते हैं? अमृता देवी वन और वन्य जीवों की संरक्षण के लिए। तो आपको पता होगा कि अमृता देवी ने वन और वन्य जो जीव होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है, इसमें शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो थैलेसीमिया से जो हमारा पार्ट प्रभावित होता है वो होता है आपका ब्लड। ठीक है, थैलेसीमिया ब्लड की बीमारी है। ठीक है, और एक जेनेटिक बीमारी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 क्वेश्चन है, निम्न में से कथनों पे विचार करें। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, फोकस कहते हैं। दूसरा, जहां भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये दोनों बात असत्य पूछ रहा है, तो ये दोनों बात असत्य, ना तो एक है ना ही दो है, दोनों ही बात एकदम सही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्व के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो उत्तर पूर्व में मतलब पूछ रही है, तो ये आपका है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में सबसे ज़्यादा साक्षरता है इन उत्तर पूर्व स्टेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, है ना, के निम्न में से कौन से एक सट्टाबाज हैं? ठीक, लैमडक, तेजड़िया, मंदड़िया या स्टैग, इनमें से बताना है कि कौन सट्टा बाजार करता है। तो ये कौन करता है? ये करते हैं आपके सारे के सारे, लैमडक भी करता है, तेजड़िया भी, स्टैग भी, मंदड़िया भी। तो ये सारे के सारे करते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताएं। कथन दे रखे हैं, कारण दे रखा है। कथन है आपका, प्रवाल भित्ति को उष्णकटिबंधीय समुद्री वर्षावन भी कहा जाता है। कारण है, वर्षावन की तरह यहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसमें जो ये भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है ना, और उसकी वो व्याख्या भी सही करता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 66, भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? तो सीमांत जोत है उसका जो आकार है वो है आपका 1 हेक्टेयर से कम, क्योंकि ये नए रूल्स में इसको 1 हेक्टेयर से कम बताया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन का करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक संघ किस वर्ष ब्रिक्स में चेंज हो गया? ब्रिक्स कब बन गया ब्रिक्स से? क्योंकि आपको पता है पहले ब्रिक हुआ करता था, अब ये ब्रिक्स हुआ करता है ना। तो आपको बताना है कब हुआ। तो ये हुआ है आपका कब? 2010 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 क्वेश्चन, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं होता है। तो जो ग्लोबलाइजेशन है आप उसमें किस चीज़ को नहीं रखेंगे ये आपको बताना है। तो उसमें आप क्या नहीं रखते हैं? सार्वजनिक क्षेत्रों की इक्विटी का निवेश, है ना, इसको नहीं रखते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी और पब्लिक सेक्टर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? तो जो ट्रिम्स का फुल फॉर्म है वो क्या है ये पूछी गई है। तो वो उसका आंसर हो जाएगा, आपको बताना है क्या ट्रिम्स की फुल फॉर्म। तो वो है आपकी ट्रेड
रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, है ना, मेजर्स। तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स इसका सही आंसर है ट्रिम्स का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है ना। नाभिकीय विखंडन मीन्स न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं फिजन, है ना, उससे संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही उसके साथ रिलेट नहीं करता है। तो वो कौन सा है, वो है आपका तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया भी होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा के स्रोत में बिजली उत्पन्न भी कराता है, एक परमाणु बम में अधिक ऊर्जा का उत्पन्न भी कराना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ त्योहार दे रखे हैं और फिर एक तरफ उसके राज्य दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है बटटुकम्मा, ये तेलंगाना के सामने दे रखा है। इसको मेल करके बताना है कि कौन सा सही है ना, है ना। तो आपको त्योहार है और एक तरफ राज्य है, ठीक। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा कि ये तीनों के तीनों एकदम सही हैं, ठीक है। बटटुकम्मा आपका तेलंगाना से है, मिमकुट आपका मिजोरम से है, बिहू आपका असम से है, ठीक है। तो ये तीनों ही सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 72वां क्वेश्चन। आज हम 75 क्वेश्चन करेंगे अभी, फिर उसके बाद आपको शाम तक या कल सुबह आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी इसकी सेकंड पार्ट की, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव की सूचना पर कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग आता है उस पर कम से कम कितने लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, उसमें होने चाहिए आपके 1/4 सदस्य, है ना, 1/4 सदस्य, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 4th शेड्यूल में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है आपको, वो है आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह दर जिस पे आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि जो ऋण दिया जाता है वो कहलाती है क्या। वो कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी बैंक रेट, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बैंक रेट। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है आपका 75वां क्वेश्चन, कि जो उत्तक होते हैं उनका अध्ययन आप जिस स्टडी के तहत करते हैं उस स्टडी को क्या कहते हैं। तो उत्तकों का जो अध्ययन किया जाता है, टिश्यूज़ का जो स्टडी की जाती है, वो कौन सी स्टडी से की जाती है, वो की जाती है आपका हिस्टोलॉजी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, हिस्टोलॉजी के तहत आप उत्तकों का स्टडी करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जो कि आपसे 76वें क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, या तो वो शाम को आएगी या वो कल सुबह आपको मिल जाएगी। तो अभी जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने पेपर में बढ़िया स्कोर करें। थैंक यू सो मच।